आज जो प्रधानमंत्री लाल किला से भाषण दे रहे थे 79वें स्वतंत्रता दिवस पर, क्या वो देश के नाम संबोधन था या वहां राजनीति थी? आप लोग बताइए, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या वहां पार्टी का प्रचार चल रहा था, हिंदू मुस्लिम चल रहा था? वहां आज भी आरएसएस का गुणगान चल रहा था? वहां आज भी विपक्षी नेता पर हमला था? देश कहां था इसमें? देश की तरक्की की क्या बातें थी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की मजबूती के लिए कोई बात की? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि हम कौन सा नया मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, हम कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, कितने मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, और हम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में नौकरी के लिए क्या कर रहे हैं? या आज भी वहां से लॉलीपॉप दिया गया? सोचिए, सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी का प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से सिर्फ देश को चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज भी लाल किले से पूरा भाषण का विश्लेषण सुनिए। उसमें किसान कहां है, भारत का नौजवान कहां है, भारत की सेना कहां है, भारत का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मजदूर कहां है? प्रधानमंत्री के भाषण में सिर्फ राजनीतिक भाषण है। स्वतंत्रता दिवस है, हम 79 साल पहले स्वतंत्र हुए, हम अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि हम सामरिक रूप से कितना मजबूत हुए हैं। खुद बीजेपी के मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं कि आज के समय में जिस देश के पास टेक्नोलॉजी नहीं होगा, साइंस नहीं होगा और प्रोडक्शन नहीं होगा, वो देश कमजोर पड़ जाएगा। आज के डेट में नरेंद्र मोदी, जब देश 50% अमेरिका का टैरिफ झेल रहा है, जब हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना, जिससे हमारे 36 के आंकड़े हैं, वो अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए बेताब है, तो हमारे प्रधानमंत्री अभी भी राजनीति कर रहे हैं। अरे कम से कम लाल किला को तो राजनीति के लिए बख्श दिया होता। क्या आरएसएस का गुणगान राजनीति नहीं है? आरएसएस कौन सी राष्ट्रवादी संगठन है? एक जाति विशेष का संगठन है जो दिन भर नफरत फैलाता है और बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार का काम करता है। और क्या करता है आरएसएस? आरएसएस के डीएनए में है तिरंगा का अपमान। 1949 में आरएसएस ने तिरंगे को पैर से रौंदा था। 1949 में आरएसएस ने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का विरोध किया था। 2001 से आरएसएस तिरंगा फहरा रहा है। 2001 से मैं कह रहा हूं, उससे पहले वो नागपुर में अपने शाखा पर तिरंगा नहीं फहराता था। आरएसएस ने केस दर्ज कराया था जब बहुजन समाज के लोग वहां गए कि हम तिरंगा फहराएंगे, तो आरएसएस ने एफआईआर कराया। ये सबसे बड़ी सच्चाई है, ये सबसे बड़ी खबर है। आप कोट कर लीजिए, दिलीप मंडल के पिछले पोस्ट पढ़ लीजिए जो मैं स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूं। तो आज आरएसएस का वहां से, उसके बाद प्रधानमंत्री विपक्षी दलों पर हमला कर रहे थे। कह रहे हैं कि देश में जनसंख्या धर्म विशेष के लोगों का बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि लाल किले से हिंदू मुस्लिम किया गया। आरएसएस, जिसका स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है, जो एक जातिवादी संगठन है, उसकी तारीफ की गई क्योंकि वो आरएसएस से आते हैं और आरएसएस ने आजकल नरेंद्र मोदी को नकेल कस रखा है। दरअसल आरएसएस नरेंद्र मोदी के गले की हड्डी बन गई है। न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि इस देश में गरीबों के लिए एजुकेशन और अस्पताल दोनों खत्म हो गया है। 75 साल के बाद नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। और इतना ही नहीं, आरएसएस ने अपने संघी राजीव प्रताप रूडी को चुनाव जिता लिया विपक्ष के साथ मिलकर, और अमित शाह और मोदी का कैंडिडेट बालियान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में हार गए। तो आरएसएस नरेंद्र मोदी को कह रहा है कि अध्यक्ष पद छोड़ो, उपराष्ट्रपति भी हमारा होगा, यहां तक कि एक एक मंत्री जो आरएसएस से निकला होगा उसको रखेंगे। तो ये आरएसएस की अब चापलूसी करने में व्यस्त हैं और कुछ नहीं था इसके अलावा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हार गए हैं। इनकी उम्र 75 साल होने वाली है, धनखड़ मामले पर फंसे हुए हैं। आज हनुमान बेनीवाल ने कहा कि धनखड़ साहब सिर्फ आके बोल दें कि उनको गन रख के डर से हटाया गया, उनको वीडियो के डर से, सीडी के डर से हटाया गया,
या उनको कैसे हटाया गया? वो बोले तो हम लोग दिल्ली का घेराव करेंगे, सरकार का घेराव करेंगे। सोचिए, हमारे देश के महामहिम पूर्व उपराष्ट्रपति का पता ही नहीं कि वो कहां है। तो ये बड़ी खबर है। उसके बाद आरएसएस का गुणगान किया। आरएसएस पूरी तरह से अब नरेंद्र मोदी को नकेल कस चुका है और वो चाहता है कि अब प्रधानमंत्री कोई फडणवीस, कोई गडकरी या फिर योगी आदित्यनाथ हो। इसका मतलब है कि साफ समझिए आप कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के गले में आरएसएस फंस गया है। दूसरी बात, यह स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था। इसमें आप राष्ट्रवाद पर बात करते, देश की तरक्की पर बात करते। क्या सेना के डेवलपमेंट पर कोई बात हुई? क्या सेना के मजबूतीकरण पर कोई बात हुई? आज भी हमारे पास अपना फाइटर प्लेन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। आज भी हम आयरन डोम रडार के जो वायु रक्षा प्रणाली है उस पर हम विदेश पर निर्भर हैं। आप बताइए, पिछले 10 साल में आपने वैज्ञानिक कितने काम किए हैं? आपने डीआरडीओ के विकास के लिए क्या किया? आपने फाइटर प्लेन के लिए क्या किया? 10 साल से सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा था और वही आज फिर से लाल किला पर हुआ कि भारत की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, भारत में जनसंख्या में एक धर्म विशेष के लोगों का बढ़ रहा है। लेकिन सोचिए, भारत कहां है? मैं फिर कह रहा हूं, यह सिर्फ आरएसएस और बीजेपी का प्रचार है। हिंदू मुस्लिम उसी का एजेंडा। आरएसएस की तारीफ, उनका अपना प्रॉब्लम। स्कूल अस्पताल की बात हुई, आईआईटी आईआईएम की बात हुई। बेरोजगारी का ये आलम है कि युवाओं को अब सरकारी नौकरी भूलने के लिए कहा जा रहा है 15,000 रुपए से गुजारा कीजिए। ये सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद भी सोचिए, राहुल गांधी का वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 घंटे से ज्यादा के भाषण पर भारी पड़ा। तो क्या लाल किला से, आज लाल किला की प्राचीर से, आप लोग बताइए कमेंट करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे या वो राजनीति कर रहे थे, बिहार के चुनाव जीतने का प्लान बना रहे थे? क्या प्रधानमंत्री ने भारत की मणिपुर पर कुछ कहा? ट्रंप का नाम लिया जिसने 50% टैरिफ लगा दिया, जो हमारे लोगों को हथकड़ी डाल के भेज रहा है? क्या चीन का नाम लिया? सोचिए, लिया आपने? आप सुना? पहले कहते थे लाल आंख दिखाएंगे। हां, ऑपरेशन सिंदूर का जरूर नाम हुआ। सोचिए, प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा झूठ बोला था। संसद में रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है, जबकि एयरफोर्स के प्रमुख खुद एक शहीद जवान के घर उनके परिवार को सांत्वना देने गए। ये भी पब्लिक डोमेन में है। तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या भारत का लोकतंत्र कमजोर हुआ है? क्या संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस कर दिया गया है? और क्या प्रधानमंत्री 365 दिन 24 घंटे सिर्फ चुनावी प्रचार करते हैं? उनके एजेंडे में देश कहां है? अगर देश की बात होती तो बेरोजगारी की बात होती, भूखमरी की बात होती, गरीबी की बात होती, महंगाई की बात होती, मणिपुर को हिंसा खत्म करने की बात होती। देश की बात होती तो सेना के सैन्यकरण की बात होती, सेना की मजबूती की बात होती, भारत के युवाओं को मजबूत बनाना होता। लेकिन लाल किले से भी हिंदू मुस्लिम, उस लाल किले से जो मुगल सल्तनत की निशानी है, और आप वहीं इस पर चढ़कर मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। तो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में कुछ नहीं है और सिर्फ ये चुनावी भाषण था और कुछ नहीं था। लेकिन चुनावी भाषण में भी वो फ्लॉप रहे। राहुल गांधी ने के वीडियो लोग लगभग 1.5 करोड़ लोग देख चुके हैं। प्रधानमंत्री का भाषण सिर्फ 7 लाख लोगों ने सुना है। तो मैं कुछ और बातें आपको बता दूं जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा वायरल है कि ये भाषण राष्ट्र के नाम था या सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का अपना चुनावी एजेंडा था। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं सोशल मीडिया पर आपको बता रहा हूं। तो ये तमाम खबरें हैं। और स्वतंत्रता दिवस के पावन राजघाट पर सोचिए, एक तरफ आरएसएस की प्रशंसा और दूसरे तरफ गांधी को नमन। आज ही भारत सरकार ने जो विज्ञापन छापा उसमें सावरकर गांधी से बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि क्या है सही बात। और हिंदू महासभा 15 अगस्त और 26 जनवरी को उत्सव नहीं मनाती, महासभा नहीं मनाती है कि भारत इस दिन आजाद हुआ था। ये हिंदू महासभा का ऐलान है जो अब लोग सोशल मीडिया पर बोलने लगे हैं, लिखने लगे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग बताइए, सबके खाते में 15 लाख रुपए
और हर साल 2 करोड़ रोजगार योजना की सफलता के बाद सभी नौजवानों को मिलेंगे 15,000 रुपए। नौजवानों के लिए खुशखबरी आज से लागू होगी। 1 लाख रुपए करोड़ की योजना मिलेंगे 15,000 रुपए। प्रधानमंत्री ने जो अब तक 11 बार लाल किले से भाषण दिया, क्या उन वादों का क्या हुआ है? कुछ जानकारी तो आप लोग बताइए कि क्या अपने पर सरकारी नौकरी का मोह छोड़ो। विकसित भारत में सरकार को छोड़कर सब कुछ प्राइवेट होगा। विकसित भारत की प्राइवेट शुभकामनाएं। जय हिंद। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी का लालच छोड़ो, सब कुछ प्राइवेट होगा। आप लोग सहमत हैं, असहमत है? इतनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी भाषण दे रहे थे या राष्ट्र के हित में बात कर रहे थे? दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। राजनीतिक दल हैं तो चुनाव लड़ना जरूरी है, लेकिन क्या लाल किले से सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषण देना, इससे राष्ट्र की तरक्की होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके बाद लोग कमेंट कर रहे थे लाइव में कि प्रधानमंत्री जी मुद्दे की बात बताओ, क्या आपने वोट चोरी की है? गब्बर टैक्स जिसको कहा था राहुल गांधी ने, उस पर भी अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम जीएसटी टैक्स को ठीक करेंगे। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री का पूरा भाषण सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषण था। उसमें हिंदू मुस्लिम भी था, उसमें आरएसएस भी था। बस उसमें नहीं था तो देश की तरक्की, देश का भविष्य, ज्ञान विज्ञान, सेना की मजबूती। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं थे उस भाषण में। सोचिएगा जरूर। और कुछ ऐसी खबरें जो आज बहुत जरूरी है जानना। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाए जो इस देश का मनु मीडिया, जातिवादी मीडिया आपसे छुपाता है। तो कानपुर में एमबीए पास युवक ने कॉल सेंटर बनाकर 50 करोड़ की ठगी की। नाम पुलकित द्विवेदी। सोचिए, मूछ रखने पर फिर से गुजरात में दलित समाज के युवकों की पिटाई। और ये नाला जो है, हाईवे जो टूटा हुआ है, ये लखनऊ की खबर है। और राहुल गांधी की तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। और मंत्रियों के वेतन भत्ते में 38%, विधायकों के 41% बढ़े। ये यूपी की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और यूपी के सीतापुर में दरोगा मणिकांत श्रीवास्तव अपने इलाके में रात में राउंड पर थे। 26 साल के सतपाल यादव की इतनी पिटाई हुई कि अब वो मौत के मुंह में चले गए हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कार सवार ने जेवर ने नकदी लूटी है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और अब एक अंत में बात खबर ईवीएम का। सोचिए, हरियाणा में एक पंचायत के चुनाव में, सरपंच के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। जो शख्स जीता उसके खिलाफ 3 साल तक केस चला, सुप्रीम कोर्ट में तक मामला आया। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ईवीएम से गिनती हुई तो जो हारा हुआ शख्स था वो जीत गया। ये है ईवीएम की सच्चाई। चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट समझ लीजिए, सब मिला दीजिए तो सोचिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।